महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है और रुझानों में महायुति भारी बढ़त बनाए हुए है। अभी तक के आए रुझानों में महाराष्ट्र में अब एक तरफा मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी के अकेले दम पर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के आसार नजर आ रहे हैं। महायुति में बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। रुझानों में महायुति और बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिलने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि जरूर तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं, आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजित पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। अब हम आपको उन 3 चेहरों के बारे में बताते हैं जिनमें से किसी एक को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि चौंकाते हुए कोई नया नाम भी इसमें आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो सीएम बनने के लिए महायुति में मुकाबला 3 चेहरों के बीच ही नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं। फडणवीस पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव भी है। ऐसे में अगर महायुति की सरकार बनती है तो बीजेपी को सीएम बनाने का मौका मिल सकता है। फडणवीस का नाम सबसे आगे हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो बीजेपी का सियासी पैटर्न रहा है, उसमें कहा जा सकता है कि कोई नया चेहरा भी पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है। वैसे चुनावी रुझानों की बात करें तो नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना देखते हुए उन्हें बधाइयां भी मिलने लगी हैं। शिवड़ी विधानसभा सीट से एमएनएस उम्मीदवार बाला नंदगांवकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मैं आमदार कालिदास कोलमकर जी राज ठाकरे साहब के घर पे आए थे, उनके लड़के की शादी का कार्ड देने। तो हमारे दोनों की बात हो गई। वो बोले मैं देवेंद्र फडणवीस के पास जा रहा हूँ, तो आप भी आते हो क्या? तो बोले चलो मैं भी आता हूँ, मुझे भी उनको मिलना है, उनको शुभकामनाएं देनी है,
करके मैं उनके साथ ही आया था और फिर उनको शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया था उसके लिए उनका आभार भी मैंने प्रदर्शित किया। मेरे को सीएम साहब के पास भी जाना था और सीएम साहब के पास से अभी तक फोन नहीं उनका लगा है करके वो रह गया। उन्होंने मुझे पाठिंबा जो दिया था शिवड़ी में करके लिए उनको शुभकामनाएं दी, धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त करके मैं निकल गया। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रबल दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है तो उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। शिंदे लड़की बहन योजना की वजह से भी काफी लोकप्रिय हैं। उनकी पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने फिर से शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। सीएम एकनाथ शिंदे रुझानों में अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, ऐसे में संभावना है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे के पास न जाए। अब बात करते हैं अजीत पवार की। चाचा शरद पवार से बगावत के बाद बीजेपी गठबंधन में आए अजीत भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि अजीत अगर सरकार बनाने की भूमिका में आते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर मोलभाव कर सकते हैं। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं और कहा जाता है कि इसी वजह से वे अपने चाचा से अलग भी हुए। अजीत पवार अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। बारामती में एनसीपी अजित गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर 22 नवंबर को ही पोस्टर लगा दिए गए थे। पोस्टर में लिखा था कि प्रदेश के अगले सीएम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार ही होंगे। इन पोस्टरों के जरिए यह संकेत दिया गया कि अजीत पवार को पार्टी और समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रुझानों की बात करें तो डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल तो इंतजार ही करना है। देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था ये कहना। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया।